हेलो एवरीवन। आज हम एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के अब वक़्फ़ को लेकर जो भी फैसला आ रहा है उसको लेकर विवाद खड़े हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सही नहीं किया है और ये अपनी लिमिटेशंस के बाहर फैसले कर रहे हैं। तो आज इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे कि पूरा मामला क्या है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे ये आज का न्यूज़। CGI responsible for civil wars happening in country says बीजेपी लीडर निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे जो बीजेपी लीडर है उनका कहना है कि जितने भी सिविल वॉर हो रहे हैं कंट्री में उन सभी के रिस्पॉन्सिबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। बीजेपी लीडर निशिकांत दुबे ऑन सैटरडे हेल्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिविल वॉर्स हैपनिंग इन द कंट्री आफ्टर तृणमूल कांग्रेस लीडर कल्याण बनर्जी डिमांडेड द रेजिग्नेशन बीजेपी लीडर एंड चेयरमैन ऑफ द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन द वक्फ बिल जगदम्बिका पाल। तो जो वक्फ बिल अभी वक्फ को लेकर बहुत ही ज़्यादा विवाद खड़े हो रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो अभी 25 पारित किया गया था, अभी उसको एक्ट बना दिया गया है कानून। तो उस पर जो JPC कमेटी थी, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी, जिसने लोगों के जो विचार थे उसकी पूरी एक समीक्षा करके पूरा एक विचार करके उसको फिर पास किया था। उसके बाद इसको लोकसभा में पास किया गया, फिर उसके बाद राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति से मंजूरी मिली। अब उसके बाद उसको एक एक्ट बना दिया गया और कुछ पर्सन्स ने, कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने उस पर पिटिशंस दायर कर दी थी, याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो अभी उसके बीच हियरिंग अभी चल रही है। हालांकि उसकी अभी डेट दी जा चुकी है 5 मई, जो नेक्स्ट डेट है उसको फैसला किया जाएगा। फाइनल जो भी डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट का आएगा। लेकिन जो बीजेपी लीडर है वो कहते हैं कि जितने भी जो सिविल वॉर हो रहे हैं, जितने भी जो लोग आपस में लड़ रहे हैं, धार्मिक मुद्दों को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो इन सभी के जो कारण है वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो फैसले आ रहे हैं, जो उन्होंने जो भी अपने डिसीजन लेते हैं उसको लेकर लोगों में विवाद खड़े हो रहे हैं और सिविल वॉर की एक सिचुएशन बन रही है। और इसके बाद जो TMC लीडर हैं, तृणमूल कांग्रेस लीडर है कल्याण बनर्जी, वो कहते हैं कि जो बीजेपी लीडर और जो JPC के जो जगदम्बिका पाल हैं, JPC कमेटी के जो चेयरमैन है वक्फ बिल के, उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। The BJP leader further alleged that the Supreme Court want to take this country towards the anarchy। तो जो BJP लीडर है फिर इसके बाद और कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो चाहते हैं कि जो भारत कंट्री है वो एनार्की की तरफ चला जाए। मेरे कंट्रोल, एक आदमी के, एक चीज़ के, एक जो संस्था है उसके हाथ में सारा कंट्रोल आ जाए। जैसे कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट है वो चाहता है कि, ये बीजेपी लीडर का कहना है कि वो चाहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सभी कुछ उसके अंडर में हो, मैं ही हर एक चीज़ पर फैसले करूं, मेरे कंट्रोल में ही सभी चीज़ें हों, पार्लियामेंट मेरे कंट्रोल में हो, जो भी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी मेरे अंडर काम करे। तो ये बीजेपी लीडर का कहना है। वो कहते हैं कि हाउ कैन यू गिव डायरेक्शन टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। वो कहते हैं कि आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी को कैसे दिशा निर्देशक बन सकते हैं, आप कैसे उसको कोई डायरेक्शन बता सकते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट मेक्स द लॉ ऑफ दिस कंट्री, यू विल डिक्टेट दैट पार्लियामेंट, हाउ डिड यू मेक अ न्यू लॉ। तो वो कहते हैं कि आप ऐसा कैसे लॉ बना सकते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के जो CGI हैं वो बताएंगे कि राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, वो बताएंगे कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। इससे रिलेटेड एक पहले न्यूज़ आई थी, जिसमें CGI ने सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि राज्यपाल और जो राष्ट्रपति हैं उनको 3 महीने के अंदर किसी भी बिल जो भी पेश किया गया है उनके पास, उस पर 3 महीने के अंदर अंदर फैसला सुनाना जरूरी होगा। अगर वो कोई भी फैसला नहीं लेते, अगर उस बिल को अगर मना भी करते हैं, उसका जो भी उसको पास नहीं करते हैं, तो उसका रीज़न, प्रॉपर रीज़न बताना होगा कि इसका रीज़न क्या है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था थोड़े दिन पहले ही राज्यपाल और राष्ट्रपति को लेकर। इस पर ही निशिकांत दुबे जो अब विवाद खड़ा कर देते हैं कि आपको CGI को अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति। तो आप राष्ट्रपति को जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी, उसको कैसे आप कोई भी डायरेक्शन बता सकते हैं कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इन विच लॉ इट इज इट रिटन
that the president has to take a decision within 3 months। वो कहते हैं कि ये कहाँ पर लिखा है कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर ये फैसला सुनाना होगा। आप इसे रिटर्न में बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है। दिस मीन्स दैट यू वांट टू टेक दिस कंट्री टुवर्ड्स एनार्की। कहते हैं इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि एनार्की की तरफ कंट्री चली जाए, कि एक व्यक्ति के हाथ में ही सारा कंट्रोल हो। When the parliament sits, there will be detailed discussion on this topic, दुबे said। वो कहते हैं कि जब पार्लियामेंट का जो सेशन होगा उसमें इस टॉपिक पर बहुत लंबी डिटेल चलेगी। His comment came amid the ongoing hearing in the Supreme Court over several petitions challenging the constitutionality of the Waqf Amendment Act 2025। जब ये वक़फ़ अमेंडमेंट एक्ट बना था 2025 को, 8 अप्रैल 2025 को ये पूरे भारत में लागू किया गया था। उसके बाद से इस पर पिटिशंस दायर की जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें से 12 पिटिशंस थी, जिसकी अभी जो 5 है उसको 5 जो याचिकाएं हैं उनको लिस्ट किया गया है कि उन पर फैसला सुनाएगी सुप्रीम कोर्ट। तो ये तभी इनका जो भी टिप्पणी आती है ये तब आती है जब हियरिंग चल रही होती है सुप्रीम कोर्ट में जो वक़फ़ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर। On Friday, TMC leader Kalyan Banerjee slammed BJP leader and chairman of the Joint Parliamentary Committee on the Waqf Bill, Jagdambika Pal, over the Waqf Amendment Act and called the latter an undemocratic person। जो TMC के लीडर है, तृणमूल कांग्रेस लीडर जो हैं, वो कहते हैं कल्याण बैनर्जी, वो कहते हैं कि जो बीजेपी के जो लीडर हैं और चेयरमैन ऑफ द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC के जो चेयरमैन है वो एक अनडेमोक्रेटिक पर्सन है, अलोकतांत्रिक व्यक्ति हैं, और उनकी ये टिप्पणी वक़फ़ अमेंडमेंट बिल को लेकर आ रही है। ही शुड रिज़ाइन इमीडिएटली बिकॉज ऑफ हिज नेस्टी वर्क। वो कहते हैं कि अपने इस घिनौने काम के लिए उन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए। ही इज़ एन अनडेमोक्रेटिक पर्सन। द वक़फ़ एक्ट हैज़ बीन पास्ड सॉलिडली ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स। वो कहते हैं कि वक़फ़ एक्ट सिर्फ नंबर ऑफ मेंबर्स मतलब व्यक्तियों की जो संख्या, उसके जो सदस्यों की संख्या, उसके आधार पर इसको पारित किया गया है। आई कैन अश्योर दैट इट विल बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बैनर्जी टोल्ड ANI। जो बैनर्जी है वो ANI को कहते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक तरीके से है, और इसको जो पारित करने का तरीका भी सही नहीं है। जो भी इसमें अमेंडमेंट किए गए वो बिल्कुल सही नहीं है। वो जो है TMC के लीडर है जगदम्बिका पाल, वो कहते हैं कि ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, ये उचित नहीं है। ये मुसलमानों के साथ जो है मतलब उनके साथ विवाद हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, उनकी जो भी फंडामेंटल राइट्स है वो मौलिक अधिकार उनके छीने जा रहे हैं। ये TMC के लीडर का कहना है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट को किस बेस पर मतलब टारगेट किया जा रहा है कि उसके जो भी फैसले हैं वो सही नहीं हैं। ये उनके जो पास्ट में डिसीजंस आए थे सुप्रीम कोर्ट को, उसको लेकर अभी फिर से जो बीच में गड़े मुर्दे जो उखड़ रहे हैं, बीच में पुराने जो विवाद है, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उस पर भी बातें अभी चर्चा हो रही है। BJP MP जो कहते हैं कि देयर वॉज एन आर्टिकल 377 इन विच होमोसेक्सुअलिटी वॉज अ बिग क्राइम। नाउ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन has said that there are only 2 sexes in the world, male or female. There was no mention of transgender. All religions believe that homosexuality is a crime, but the Supreme Court said that this article should be abolished. We made the IT Act in which children and women were the most unhappy because their porn is available. It was for them. One day the Supreme Court stands up and abolishes 66A of the IT Act. अब BJP MP कहते हैं कि 377 एक आर्टिकल था कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें लिखा था कि होमोसेक्सुअलिटी एक बिग क्राइम है। होमोसेक्सुअलिटी मीन्स कि जो सेम सेक्स के जो पर्सन हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ये एक क्राइम है। जो ट्रंप प्रशासन है वो कहता है कि पूरे विश्व में सिर्फ 2 ही सेक्स है, मेल और फीमेल। यहाँ पर जो मतलब कोई भी उन्होंने ट्रांसजेंडर का मेंशन नहीं किया है, और वो कहते हैं कि ऑल रिलीजन्स बिलीव दैट होमोसेक्सुअलिटी इज़ अ क्राइम, कि जो सभी धर्म है वो मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी क्राइम है। बट जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है कि इस आर्टिकल को ख़त्म कर देना चाहिए, अबॉलिश कर देना चाहिए। और फिर उन्होंने एक IT एक्ट बनाया था जो बच्चों और औरतों के लिए था,
जो कि खुश नहीं थे, क्योंकि उनके फ़ोन अवेलेबल थे, इसलिए आईटी एक्ट मतलब इनके लिए था। और एक दिन सुप्रीम कोर्ट उठता है और फिर अबॉलिश कर देता है 66A जो उसका सेक्शन है आईटी एक्ट का। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास्ट में कुछ डिसीजन थे जिसको लेकर अभी फिर से चर्चा शुरू हो रही है। ही सेड आई हैव स्टडीड आर्टिकल 141 अलॉट। इट सेज दैट द लॉज वी मेक आर एप्लीकेबल फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। वो कहते हैं कि मैंने 141 आर्टिकल को बहुत अच्छे से स्टडी किया है, जिसमें ये लिखा है कि जो हम कानून बनाते हैं वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एप्लीकेबल होंगे, अप्लाई होंगे उस पर। आर्टिकल 368 सेज दैट द अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री द पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू मेक ऑल लॉज। 368 आर्टिकल का हवाला देते हैं जिसमें ये कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास सभी कानून बनाने के अधिकार हैं। The Supreme Court is telling the President, the Governor what work is to be done in 3 months। वो कहते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को बताएगा और गवर्नर को बताएगा कि उसे 3 महीने के अंदर क्या फैसला लेना है, क्या नहीं लेना है। The country is the tradition of Ram, Krishna, Sita, Radha, Sanatan, etc. When there is a matter of Ram temple, you say show the papers. They ask for papers in Gyanvapi, Mathura, but on the mosques that have been built after the Mughals, they say where will you show the papers from। तो कंट्री क्या है, इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं, ये ट्रेडिशंस की कंट्री है। राम, कृष्ण, सीता, राधा, सनातन मतलब सभी धर्म जैसे सभी भगवानों को यहाँ पर पूजा जाता है। जब राम मंदिर का जो मामला आता है सामने तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप हमें पेपर्स दिखाएं, लेकिन और ज्ञानवापी जो मथुरा तब भी कहते हैं कि पेपर्स दिखाएं। लेकिन जब मॉस्क्यू जो मुग़ल पीरियड के बाद जो मस्जिदें बनाई गई थी उस पर वो कहते हैं कि आप हमें पेपर्स कहाँ से दिखाएंगे। The BJP MP alleged that the Supreme Court is solely responsible for the inciting religious war in the country। BJP जो MP है वो डायरेक्टली कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है, जो भी रिलीजियस वॉर धार्मिक युद्ध चल रहे हैं भारत में उसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ऐसे आते हैं, ऐसे डिसीजन देता है जिससे कि धार्मिक युद्ध शुरू हो जाते हैं भारत में। द सोल पर्पस ऑफ द कंट्री इज शो मी द फेस वी विल शो यू द लॉ। तो जो उनका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका मेन पर्पस ये है कि आप हमें चेहरा दिखाइए, हम आपको कानून दिखाएंगे। द सुप्रीम कोर्ट इज़ गोइंग बियॉन्ड इट्स लिमिट्स। उनका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी सीमा के बाहर जा रहा है, मतलब उनकी जो लिमिट है सुप्रीम कोर्ट की उसके बाहर जा रहा है। द कोर्ट्स लिमिट इज़ टू इंटरप्रेट द लॉ मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो बताते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी सीमा यह है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी बनाए गए हैं कानून बनाए गए हैं उनकी समीक्षा करना उसका काम है। इफ़ इट कैनॉट इंटरप्रेट एंड हैज़ टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एवरीथिंग देन दिस पार्लियामेंट हैज़ नो मीनिंग, इट शुड बी क्लोज्ड। वो कहते हैं कि अगर ये समीक्षा नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट जो कानून बनाए गए हैं उनको उनके जो भी इंटरप्रेट अगर उनको नहीं कर सकता है तो जो अगर हर चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है हर एक बात के लिए तो पार्लियामेंट का कोई मतलब नहीं है, संसद का, इसको बंद कर देना चाहिए। ये बीजेपी लीडर एमपी का कहना है। व्हेन द निशिकांत दुबे वाज सेड आस्क्ड दैट जगदम्बिका पाल सेड ऑन द वक्फ लॉ दैट इफ इट इज बीइंग कॉल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल देन आई शुड रिजाइन टू दिस टीएमसी। एमपी कल्याण बनर्जी सेड दैट यस यू शुड रिजाइन, सो What will you say on this? निशिकांत दुबे जब जगदम्बिका पाल से कहते हैं कि वक्फ बिल अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशन असंवैधानिक है तो मैं जो रिज़ाइन कर दूंगा, मुझे रिज़ाइन कर देना चाहिए। तो इसी बात पर जो टीएमसी के लीडर हैं कल्याण बनर्जी हैं वो भी कहते हैं कि हाँ आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए। तो इसी क्वेश्चन पर दुबे रिप्लाई करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया संजीव खन्ना इज़ द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सिविल वॉर्स हैपनिंग इन द कंट्री। वो कहते हैं कि जो फिर इसी बात पर दुबे का रिप्लाई आता है कि जितने भी सिविल वॉर्स हो रहे हैं इंडिया में उन सभी के रिस्पॉन्सिबल कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो संजीव खन्ना है सीजीआई वही रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए इस पर हम जुडिशियल रिव्यू देख लेते हैं कि जो न्यायिक समीक्षा है वो क्या कहती है। इफ़ द बिल गिव्स प्रायोरिटी टू द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर
कोई भी बिल की अगर प्रायोरिटी केंद्र सरकार को दी जाती है, देन द कोर्ट विल रिव्यू द बिल ऑन द बेसिस ऑफ आर्बिट्रेरीज और मैलिस। फिर ये तो कोर्ट उसको रिव्यू करेगा आर्बिट्रेरीनेस ऑफ मैलिस के आधार पर। द कोर्ट सेड दैट इफ द बिल गिव्स प्रायोरिटी टू द स्टेट कैबिनेट, कोर्ट कहता है कि अगर बिल की प्रायोरिटी स्टेट कैबिनेट को, राज्य सरकार को दी जाती और अगर गवर्नर एंड द गवर्नर हैज़ डिसाइडेड ऑन द बिल कॉन्ट्रेरी टू द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देन द कोर्ट विल हैव द राइट टू लीगली एग्जामिन द बिल। कोर्ट कहता है कि अगर बिल की प्रायोरिटी राज्य सरकार को दी जाती है, कैबिनेट को, और अगर गवर्नर मंत्रिमंडल के साथ मिलकर इस बिल को अगर वो देन मतलब उसके विपरीत मानता है, मतलब उसको पारित नहीं करता है जो गवर्नर है वो मंत्रिमंडल के साथ मिलकर, तो कोर्ट के पास अधिकार है कि वो इसको कानूनी तौर पर इसको एग्जामिन कर सके, इसकी समीक्षा की जा सके। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि डिक्लेयर्स दैट एनी लॉ विच कॉन्ट्रावीन्स एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स शैल बी अवॉइड। अगर कोई भी ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिससे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनका उल्लंघन, उनके प्रावधानों का उल्लंघन होगा, तो इस बात पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऐसे कानून को रद्द कर सकता है। द कोर्ट सेड दैट इफ़ द बिल गिव्स प्रायोरिटी टू द स्टेट कैबिनेट, ये हम पहले कर चुके हैं कि जो अगर राज्य सरकार को प्रायोरिटी दी जाती है किसी भी बिल को लेकर और जो गवर्नर हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ उसकी सलाह से लेकर इस बिल को अगर पारित नहीं करता, इसको बिल को अगर विपरीत मानता है, जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनके विपरीत मानता है, या अगर उसको पारित नहीं किया जाता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास अधिकार है कि इसको लीगली एग्जामिन कर सके इस बिल को। आर्टिकल 32 एंड 26 क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट द रोल्स ऑफ द प्रोटेक्टर एंड द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो गारंटर के तौर पर काम करते हैं फंडामेंटल राइट्स के। वो देखते हैं कि जो भी भारत में कानून बनाया जा रहा है संसद के द्वारा या किसी भी मतलब जैसे राज्यसभा, लोकसभा या किसी के द्वारा भी अगर कानून बनाया जा रहा है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो ऐसे कानून को पास नहीं किया जाएगा। अब देखिए ये विवाद जो है वे सारा वक़्फ़ को लेकर ये पूरा विवाद चल रहा है कि वक़्फ़ पर जो पहले इस पर वक़्फ़ एक मतलब पहले इसको पेश किया गया था लोकसभा में, राज्यसभा में, फिर इसको पास किया गया था, फिर राष्ट्रपति से मंजूरी मिली। अब 8 अप्रैल 25 से ये पूरे भारत में लागू हो चुका है, लेकिन इसको लेकर बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी हिंसात्मक घटनाएं भी हुई हैं और बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिन्होंने इस पर पिटीशंस दायर कर दी हैं इसके पास होने के बाद से कि अब ये सही नहीं है, इस पे जो भी चेंजेस किए गए, इसमें जो भी अमेंडमेंट किए गए वो बिल्कुल सही नहीं है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसकी वजह से जो मुद्दा है अभी ये गरमाया हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में जो भी सुनवाई चल रही थी, हियरिंग हो रही थी जो भी केसेस को लेकर, उस पर ये जो लीडर्स हैं उनके बयान आते हैं एक पार्टी के, मतलब जो विपक्षी नेता है वो एक दूसरे के खिलाफ जो भी टिप्पणी करते हैं, इसके ये पूरी न्यूज़ इसके लिए। लेकिन हमें वक़्फ़ पर भी एक नज़र मार लेनी चाहिए, देख लेना चाहिए कि वक़्फ़ क्या है जिसको लेकर ये पूरा मुद्दा उठ रहा है। तो वक़्फ़ क्या है? अ वक़्फ़ इज़ एन इस्लामिक charitable endowment. It refers to the donation of a property or asset, land, building or money for religious or charitable purposes, where the donated asset is held in trust and cannot be sold, inherited or transferred. The income or benefit generated from the waqf is used for specific purposes defined by the donor, such as supporting a mosque or religious school, funding education or health care, helping the poor and needy. ये एक इस्लामिक धर्म का, जो इस्लाम धर्म का ये एक चैरिटेबल एंडोमेंट है। ये इस्लाम धर्म का जो एक कह लीजिए बोर्ड बना हुआ है वक़्फ़, जिसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी धार्मिक कार्य के लिए, जिस पर कोई भी अगर मस्जिद बना दे वो दे सकता है, अगर कोई भी धार्मिक स्कूल बनाना है वो उसके लिए डोनेट कर सकता है, हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए, अगर गरीब लोग हैं उनके कल्याण के लिए इसको
जो दान की गई एक संपत्ति होती है वक्फ, और जो संपत्ति दान करता है उसको वाकिफ कहा जाता है। तो इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस क्या किए गए हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो 2025 है वो क्या है, The 2025 amendment does away the concept of waqf by user for future waqf properties. Further, it substantially increases the government's involvement in managing waqf assets and resolving related disputes. It also mandates the inclusion of non-Muslim members on the waqf board. तो ये वक़फ़ अमेंडमेंट बिल है क्या, इस पर अभी कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि इसमें गैर मुस्लिम जो वक़फ़ कमेटी है, जो वक़फ़ बोर्ड है, उसमें गैर मुस्लिम जो सदस्य हैं उनको ऐड किया गया है। इसमें महिलाओं को भी ऐड किया गया है, फीमेल्स को। और इसमें ऐसा कहा गया है कि पहले इसको अभी डिजिटलीकरण किया जाएगा, मतलब पूरा इसका ऑनलाइन पूरा डेटा रिकॉर्ड रखा जाएगा कि वक़फ़ जो संपत्ति है वो भारत में कितनी संपत्ति है, उससे क्या कुछ इनकम हो रही है। ये मुद्दा इसी वजह से उठा था कि जो वक़फ़ की जो भी संपत्ति थी, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज़ थी, उनको लेकर ऐसा बताया जा रहा था कि इनमें एक्चुअली में उनकी इनकम तो ज़्यादा थी, लेकिन ये दिखाया जा रहा था कि इनकी इनकम बहुत कम है। इसी वजह से इसमें कुछ अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ी थी, जिसकी वजह से जो अमेंडमेंट किए गए हैं उसमें ये पहले था कि जो अभी इसको वक़फ़ को लेकर कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता, लेकिन पहले क्या था कि जो ट्रिब्यूनल बना हुआ था, वक़फ़ ट्रिब्यूनल, सिर्फ वही, उसके पास हाईएस्ट अथॉरिटी वही थी, सिर्फ उसी के पास ही कोई भी लेकर मतलब कोई भी फैसला वक़फ़ को लेकर जा सकता था और वो कोई भी अपना डिसीज़न ले सकता था। लेकिन अब इसको सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी याचिका दायर की जा सकती है वक़फ़ प्रॉपर्टी को लेकर। और अभी ये सरकार के अंडर में, मतलब डायरेक्टली इसको अब गवर्नमेंट इसको लीड मतलब इसको देखेगी, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी इसमें ज़्यादा। पहले जो था वक़फ़ बोर्ड की इन्वॉल्वमेंट थी, और इसमें जो गैर मुस्लिम लोगों को शामिल करने का जो फैसला लिया गया उस पर लेकर ज़्यादा विवाद खड़े हो रहे हैं। और उसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप वक़फ़ में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करेंगे तो जो हिंदू धर्म को लेकर जितनी भी बनाए गए हैं बोर्ड, क्या उसमें मुस्लिम लोगों को शामिल किया जाएगा। अब ये फैसला आने पर ही हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का और फैसला क्या आता है इसके बाद। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। अगर इस पर कोई भी अपडेट आती है तो हम जल्द ही आपको अपडेट देंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।